दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। यह एक्ट जिस समय पास किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। यह एक्ट पास करने का कारण था कि कंपनी प्रति वर्ष अपने शेयर धारकों को 12.5% लाभांश दे रही थी। दूसरी तरफ कंपनी ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण की मांग भी की थी। उसके अलावा कंपनी चाहती थी कि जो वार्षिक कर ब्रिटिश सरकार को दिया जा रहा है उसमें भी हमको माफ़ी मिल जाए, नहीं देना पड़े। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं, इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने एक प्रवर समिति की स्थापना की और उसका अध्यक्ष जनरल बर्गयान को बनाया गया और उसके आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, याद रखिएगा। इन्होंने कंपनी की गतिविधियों को देखकर एक प्रवर समिति की स्थापना की, प्रवर समिति का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष जनरल बर्गयान थे, याद रखिएगा। इसी आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया था। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया था और उसके आधार पर कंपनी की गतिविधियों में ब्रिटेन और भारत दोनों जगह नियंत्रित किया गया था। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि भारत में गतिविधियां और इंग्लैंड में जो गतिविधियां थी दोनों को नियंत्रित किया गया था। दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे ब्रिटेन में क्या क्या किया गया था और भारत में क्या किया गया था। दोस्तों, उस समय निदेशक मंडल होता था, उसका सदस्य निश्चित कर दिया गया। उसमें 24 निदेशक होते थे। निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी संख्या 24 निश्चित की गई। दोस्तों, इसके कार्यकाल को 4 वर्ष कर दिया गया। पहले यह 1 वर्ष था, 4 वर्ष कर दिया गया। इसके 25% सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे। 24 निदेशकों में से 25% सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होने थे। उसके अलावा यह निश्चित किया गया कि निदेशक मंडल के चुनाव में वही लोग वोटिंग करेंगे जिनके पास 1 साल पूर्व 1000 पाउंड के शेयर होने चाहिए। याद रखिएगा, 1000 पाउंड के शेयर हो वही वोटिंग कर सकता है। भारत में चेंज किया गया। भारत में उस समय वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे, तो वहाँ परिवर्तन किया गया। दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बम्बई या प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया। याद रखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी में बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया। याद रखिएगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। तो आप समझ गए होंगे। एक बार और समझा देते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर वहाँ गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग नियुक्त किया। उसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में एक भारत में प्रशासक मंडल बनाया गया था जिसके 4 सदस्य थे और गवर्नर जनरल को उसका अध्यक्ष होना था। 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को उसका अध्यक्ष होना था। 4 सदस्य के नाम थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन एवं वारवेल। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में सभी सदस्य का नाम लिख दिया गया था। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उसमें दिया गया था कि प्रशासक मंडल के सदस्य का नाम रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं लिखा गया था। सही है या गलत है? दोस्तों गलत है। प्रशासक मंडल के सभी सदस्य जैसे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसिंग और बारवेल का नाम अधिनियम में लिख दिया गया था। भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी। याद रखिएगा, भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी। दोस्तों प्रशासक मंडल के सदस्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुशंसा पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा उसको हटाया जा सकता था। याद रखिएगा, प्रशासक मंडल के सदस्य को ब्रिटिश क्राउन द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुशंसा पर हटाया जाना था। उसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में से एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया था। उसमें उपबंध किया गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। उस रेगुलेटिंग के एक्ट के आधार पर 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। उसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। उसके आधार पर गवर्नर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, याद कर लीजिएगा, लिमेस्टर एवं हाइड थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। दोस्तों यह अभिलेख न्यायालय था। इससे ऊपर अपील प्रिवी काउंसिल में किया जा सकता था। याद रखिएगा, प्रिवी काउंसिल में किया जा सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट में एक और व्यवस्था की गई थी कि कंपनी सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। याद रखिएगा, कंपनी सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी, जैसे राजस्व संबंधी जानकारी, नागरिक संबंधी जानकारी, सैन्य अभियान संबंधी जानकारी, सभी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। उसके बाद दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईमानदार प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया गया था। ईमानदार प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किसी प्रकार का उपहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेना मनाही था। याद रखिएगा, किसी प्रकार का उपहार लेना मनाही था। तो दोस्तों आप तो समझ गए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन और भारत दोनों में परिवर्तन किया गया। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके अलावा प्रशासक मंडल बनाया गया, जो गवर्नर जनरल जिसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, 4 सदस्य थे जिनका नाम उस अधिनियम में लिख दिया गया था, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। कोई भी निर्णय इन लोग के मतों के आधार पर लिया जाना था। जब मत बराबर होता तब उस स्थिति में गवर्नर जनरल को भी मत देने का अधिकार था। तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पीस इंडिया एक्ट 1784 को भी समझना जरूरी है। यह प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।